नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से खबर के साथ करते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बता दें आपको कि घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं। चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों की घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश समेत शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों जिलों के जिलाधिकारी भी समीक्षा बैठक से जुड़े। ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। देहरादून से यह खबर आपको दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं। तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल बताए जा रहे हैं। संवाददाता चंद्रमोहन आगे की जानकारी देंगे। चंद्रमोहन, समीक्षा बैठक चल रही है मुख्यमंत्री की अभी? जी बिल्कुल दीपिका, देखिए सचिवालय में ये समीक्षा बैठक चल रही है और आज से जो प्रदेश के 9 जिले हैं, पहाड़ी जिले हैं, उनकी समीक्षा सबसे पहले मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज 3 जिलों को लिया गया है। सबसे पहले जो चंपावत का जिला है उसमें, बागेश्वर और पिथौरागढ़, इनकी जो विधानसभाएं हैं इन तीनों जिलों में, उनमें जो सरकार द्वारा घोषणाएं की गई थी, सीएम जब भी जाते हैं किसी विधानसभा में, कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है या इस तरह की कोई सभा वो संबोधित करते हैं, तो उस दौरान सीएम विधानसभा के लिए कई घोषणाएं करते हैं। तो उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, कितनी ऐसी घोषणाएं हैं जो अभी भी पूरी नहीं हुई है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा की गई, तो उनका जो पूरा डाटा है वो जिलाधिकारियों से लिया जा रहा है। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीनों जो जिले हैं, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़, इन तीनों जिलों के जिलाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं। और पूरे जिले की जो विधानसभाएं हैं उनमें जो सीएम द्वारा घोषणा की गई है वो कितनी घोषणाएं हैं ऐसी हैं जो पूरी हो गई हैं और कितनी ऐसी घोषणाएं हैं जिन पर अभी काम बाकी है, तो उसका पूरा डाटा तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है। और फिर आगे सरकार का 1 साल का कार्यकाल बचा है, तो उस दौरान जो अधूरी घोषणाएं हैं उनको राज्य सरकार जल्द से जल्द पूरा करेगी। और इस बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी सचिवालय में सीएम के साथ हैं, मुख्य सचिव भी उसमें मौजूद हैं। और पूरे जो जिले हैं, इन तीनों जिलों की जो विधानसभाएं हैं उन पर फोकस किया जा रहा है कि जो घोषणाएं हैं वो किस तरह से पूरी की जाएंगी आगे। जी ठीक है चंद्रमोहन, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट ली जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किसान रेल का संचालन किया जा रहा है और इसी के तहत किसान रेल को उत्तराखंड में भी चलाए जाने की योजना है। इस संबंध में बैठक भी कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हो चुकी है और वहीं अब इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। किसान रैली भी सिर्फ एक जुमला है क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है। यही वजह है कि सरकार इस तरह के जुमले दे रही है जिससे कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। किसान रेल आप शुरू करेंगे तो उसका आप क्या स्वरूप बनाना चाहते हैं, क्या प्रारूप आप रखना चाहते हैं, उत्तराखंड में वो कहाँ चलेगी, क्या चलेगी? देखिए, सरकारी नई जुमले जो है वो गढ़ती रहती हैं और मुझे ये लगता है कि ये भी एक जुमला है जिसको कि जो है इस समय अब चुनाव का वक्त आ गया है, 1 साल भी नहीं रहा है अब, और उसको उस दृष्टिकोण से और जिस तरह से किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, भाई हम भी सीमांत किसान हैं, हमने भी हल चलाया है। मुझे लगता है कि जो हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार है वो किसानों के बारे में कुछ जानती नहीं है। और चलिए अब आपको उत्तराखंड आपदा का अपडेट दे देते हैं। बता दें आपको कि आज टनल से एक शव और मिला है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों के शव मिल चुके हैं। एक हफ्ते बाद भी 150 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। अब तक 25 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। तपोवन टनल से 8 शव निकाले गए हैं। रेडी गांव से 6 शव बरामद हुए थे। ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि जिस तरीके से आपदा है उसमें अब ये बताया जा रहा है 1 शव और बरामद हुआ है और अभी तक कई शव बरामद हो चुके हैं। कई शवों की शिनाख्त भी हो चुकी है। परिजनों को सौंपा जाएगा शव और ये जानकारी आपको दे रहे हैं। एक अपडेट आपको आपदा की दे रहे हैं। आज टनल से एक और शव बरामद हुआ है। अभिषेक अग्रवाल से और भी ज्यादा अपडेट लेते हैं। अभिषेक, एक और शव बरामद हुआ है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कितने शव मिलने की और संभावना जताई जा रही है? कितने लोग अभी भी फंसे होने की आशंका?
जी देखिए कि आपदा आने के बाद से ही शवों का निकलना निरंतर जारी है और टनल जैसे कि कल टनल को खोला गया, जिसके बाद टनल में से भी अब निरंतर शव बरामद हो रहे हैं और एक शव बताया जा रहा है टनल में से आज बरामद हुआ, जिसके साथ ही टनल में से शवों का जो आंकड़ा है वो अब 8 पहुंच चुका है। टोटल अभी तक 54 शव बरामद कर लिए गए हैं और 150 के करीब जो लोग हैं वो अभी भी लापता हैं और टनल के अंदर बताया जा रहा है कि अभी भी 30 के करीब जो लोग हैं वो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। 25 से 30 लोग अभी भी टनल में फंसे हुए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू जारी है। हालांकि डीएम चमोली ने जानकारी देते हुए बताया भी है कि अभी तक जो भी आगे निकल करके आ रहे हैं उनमें से कुछ शवों की शिनाख्त भी हो चुकी है और लोगों का जो पोस्टमार्टम है, जो मेडिकल रिपोर्ट है वो निरंतर की जा रही है। लोग जिनके परिजन शिनाख्त कर रहे हैं उनको उनके शव सौंप भी दिए जा रहे हैं पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए जी। और डीएम चमोली ने ये भी बताया कि जो वहाँ पर एम्बुलेंस है और हेलीकॉप्टर जो एम्बुलेंस है वहाँ पर मौजूद है, अगर किसी की थोड़ी सी भी हार्ट बीट चलती भी पाई जाती है तो उसको तुरंत उपचार दिया जा सके सेकंडों के अंदर, इसलिए वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह की तैनाती भी की हुई है। अभिषेक, इसके अलावा एक और जानकारी आपसे चाहेंगे कि ये बताया जा रहा है कि लोगों की शिनाख्त हो रही है, शवों की शिनाख्त की जा रही है, कितने शवों की शिनाख्त हो चुकी है और दूसरी बात ये कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी नहीं, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में अपने आप में एक काफी बड़ा काम है रेस्क्यू लोगों को करना और अब इस ऑपरेशन का नाम बदलकर रेस्क्यू ऑपरेशन से सर्च अभियान रख दिया गया, क्योंकि लोगों के जो निकलने की संभावनाएं थी, जिंदा निकलने की संभावनाएं थी, वो निरंतर कम होती जा रही है। तो अब डेड बॉडीज को सर्च किया जा रहा है और वहाँ से डेड बॉडीज निकाली जा रही है और अभी तक मैं आपको बता दूं कम से कम 14-15 लोगों की शिनाख्त जो है वो अभी तक कर ली गई है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो टनल से एक और शव बरामद हुआ है, ये जानकारी मिल रही है फिलहाल। तो देखिए, आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, कई शव और बरामद किए गए हैं, कई शवों की शिनाख्त हो चुकी है। फिलहाल क्या कुछ वहां पर चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है, कितनी सफलता मिल पाई है, उसको आपको बताने के लिए एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। चमोली हादसे में मरने वालों की संख्या 50 पार हो चुकी है। वहां पर मलबा और कीचड़ के कारण राहत बचाव के काम में परेशानी आ रही है। 9 दिन तक 140 मीटर तक मलबा साफ किया जा चुका है। सुरंग के भीतर ड्रिल करके फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। काम अभी भी जारी है, लगातार 24/7 वो काम जारी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और कुछ कामयाबी हासिल कर सकें। दिक्कतें भी आ रही है? दिक्कतें देखिए, एक कन्फाइंड स्पेस में काम करना, मलबे में काम करना हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, तो लेकिन उसके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए इक्विपमेंट है और जो मोराल है वो जवानों का, जो रेस्क्यूअर्स का, वो पूरी तरह से हाई है। हम यहाँ पे रिमोट इलाके में हम लोग कर रहे, थोड़ी बहुत मशीन से रिलेटेड थी जो हमने दूर कर लिया है और ऑपरेशन लगातार भागों में जारी है। मौसम हालांकि प्रतिकूल हो रहा है लेकिन फिर भी हम लोग काम में डटे हुए हैं, चूँकि अभी डेड बॉडी लगातार मिलती जा रही है, इसीलिए हमें और उम्मीद है और जोश से हम काम कर रहे हैं। 7 फरवरी को हादसे के कारण सैलाब में पुल बह जाने से मलारी समेत 13 गांव का संपर्क जिले से कट गया। सेना ने गांव को जोड़ने के लिए एक पैदल पुल तैयार कर दिया है, जिसकी मदद से गांव में फंसे कई लोग बाहर आ रहे हैं। गांव में पानी की सप्लाई भी ठीक कर दी गई है। हमने फुट ब्रिज बनाया हुआ है यहाँ पे, जो ये जो रिवर बेड है इसको क्रॉस करने में मदद कर रहा है। फ़िलहाल जब तक हमारा बेली ब्रिज जो एक परमानेंट ब्रिज बनने वाला है, तब तक हम इसका इस्तेमाल करके इस पार से उस पार भेज सकते हैं लोगों को। रिवर बेड के ऊपर है तो थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमने अपने मतलब जवान लोग यहाँ पे है और जितने भी गांव वाले हैं वो हमारी ही प्रेजेंस में ही इधर से उधर पार कर रहे हैं। सारे गांव वाले उस पार, जैसे आपको पता होगा कि 13 गांव हैं लगभग, तो वो गांव वाले हैं, वो सारे लोग इस पार से उस पार इसके माध्यम से आ जा रहे हैं। राहत बचाव के काम में खोजी कुत्तों को भी लगाया गया है। कभी भी मनुष्य या शव मिलने पर खोजी कुत्ते टीम को संकेत दे देते हैं, फिर बचाव टीम शव तक पहुंचकर उसे निकालने का काम करती है। सुरंग से अब जिंदा लोग नहीं मिल रहे हैं, शव ही बरामद हो रहे हैं। इससे परिजन निराश हो चुके हैं। उनकी कोशिश है कि अगर शव भी मिल जाएं तो वो कम से कम उसका अंतिम संस्कार कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
चमोली जिले में आई आपदा मानव की गलत नीतियों का ही नतीजा माना जा रहा है, जिसको देखते हुए हर कोई चिंतित है। वहीं कैबिनेट मंत्री और पौड़ी के जिला प्रभारी सुबोध उनियाल का कहना है कि चमोली जिले की घटना से हम सभी को सबक लेना चाहिए। हिमालय राज्यों के लिए अलग से न सिर्फ नीति बनाई जानी चाहिए, बल्कि केंद्र में भी उसका अलग से मंत्रालय होना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ ही हिमालय राज्यों में आए दिन होने वाली घटनाओं को रोका जा सके और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी भी की जा सके। नीतियां तो अलग बननी चाहिए। बहुत पहले से डिमांड हम लोगों की है कि हिमालय राज्यों के लिए मंत्रालय भी भारत सरकार में अलग बनना चाहिए। उनके लिए तमाम नीतियां, चाहे वो कृषि नीति हो, चाहे वो औद्योगिक नीति हो, हर तरह की नीतियां भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए बननी चाहिए। और खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों को एक बार बहुत गंभीरता से देखना होगा कि जो ये हिमालयन बेल्ट है और जो ग्लेशियर के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उस पर एक गहन इस पर परीक्षण करने के बाद ही इस पर किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो सके। और वहीं देवभूमि में बीते दिनों आई आपदा के बाद सभी समाजसेवी संगठन अपने अपने स्तर से आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने में लगे हुए हैं, जिसके तहत प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी और उनके अन्य साथी घटनास्थल पर सामग्री लेकर पहुंचे, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। इस पर प्रशासन का कहना है कि घटनास्थल पर भीड़ ज्यादा बढ़ जाने की वजह से राहत शिविर में किसी को जाने की अनुमति नहीं है। इसी को लेकर कांग्रेसियों में रोष व्याप्त है। कांग्रेसियों ने इस पूरे प्रकरण को सरकार का कारनामा बताते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। टिहरी झील महोत्सव में अब नहीं होंगे सांस्कृतिक प्रोग्राम, क्योंकि चमोली में आई आपदा के बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया है। 16 फरवरी को होगा झील महोत्सव, नहीं होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम। ये जानकारी मिल रही है कि चमोली में जिस तरीके से त्रासदी हुई, आपदा आई, उसको लेकर ये फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे ये बताया जा रहा है। तो 16 फरवरी को झील महोत्सव नहीं होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, ये फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। तो टिहरी झील महोत्सव में अब कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं किए जाएंगे। आपदा की वजह से ये फैसला लिया गया है प्रशासन की तरफ से। वहीं चक्राता विधानसभा के कालसी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंजिया के जो युवक चमोली में ग्लेशियर फटने से आई आपदा में लापता हुए थे, 8 दिन बीत जाने के बाद भी उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं उनके परिजनों ने उनको मृत मानते हुए उनके पुतलों का विधि विधान के साथ दाह संस्कार कर दिया है। वहीं इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। लापता हर्ष के परिजन ये बताते हैं कि हमारे द्वारा पंजिया गांव के 4 युवक जो तपोवन में आई आपदा में लापता हैं, उनको मृत मानते हुए उनके पुतलों का दाह संस्कार हमारे द्वारा किया गया है। वहीं गांव के अन्य लापता हुए लोगों के परिजनों ने ये बताया कि 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक लापता लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया है। खबर देहरादून से है। जनता पर फिर महंगाई की मार पड़ रही है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। बता दें आपको कि 49 रुपए सिलेंडर महंगा हो गया है। घरेलू सिलेंडर अब 739 रुपए की जगह अब 788 रुपए का मिलेगा। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद ये दाम बढ़ गए हैं। हाल ही में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 190 रुपए का इजाफा हुआ था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर भी महंगे होने जा रहे हैं। 49 रुपए सिलेंडर महंगा हो जाएगा और ये जानकारी मिल रही है क्योंकि इससे पहले भी कमर्शियल सिलेंडर महंगे हो गए थे। 190 रुपए का इजाफा हुआ था। लोगों में नाराजगी थी, परेशान लोग हो गए, लेकिन अब एक और मार लोगों पर पड़ने जा रही है क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर अब महंगा होने जा रहा है। 49 रुपए बताया जा रहा है कि सिलेंडर महंगा हो जाएगा। आगे बढ़ते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक बार फिर से केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले जनता से बहुत बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने जनता की अपेक्षाओं के विपरीत ही काम किया है। बीजेपी के सत्ता में आते ही बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है, अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, किसान सड़कों पर आया है, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है। आगामी चुनाव में बीजेपी को जनता जरूर सबक सिखाएगी।
कि अब कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 16 फरवरी को नरेंद्र नगर राज दरबार में कपाट खुलने की तारीख तय की जाएगी। तो बद्रीनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसको लेकर फैसला भी लिया जा रहा है और जल्द ही कपाट खुलने की तारीख का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो बद्रीनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, जानकारी मिल रही है। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में 54 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। बता दें कि राज्य में अब तक 96,820 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में केवल एक कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुआ है। अब तक 93,061 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि 96% से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हो गए हैं और राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 687 एक्टिव केस मौजूद है। राज्य में रविवार को कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई। गनीमत यह अच्छी बात यह है कि कोई मौत नहीं हुई। 24 घंटे में राज्य में अब तक 1,680 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना का अपडेट आपको उत्तराखंड का दे रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि 54 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। हालांकि 24 घंटे में यह गनीमत है। अच्छी बात यह रही है कि एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में अब तक 96,820 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी के विधायक ने अब अपनी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है और नाराज विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के भुगतान न होने पर सरकार पर नाराजगी दिखाई। तो वहीं अब राजनीति में भी उथल पुथल शुरू हो गई है, उथल पुथल देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक वाली ने कहा है कि आम आदमी पार्टी में सभी का स्वागत है, बस भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल ना हो। वहीं त्रिवेंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि माननीय विधायक जी के लिए पश्चाताप का समय है और जो माननीय विधायक चीमा की पीड़ा है उन्होंने पब्लिक के सामने रखी और वो रखिए, और जो पार्टी अपने विधायकों की नहीं सुन रही तो वो जनता की क्या सुनेगी। गली मोहल्ले वार्ड गांव की टूटी फूटी सड़कें, हर आदमी का स्वागत है। जो भी आदमी भ्रष्टाचारी नहीं है, जो भी आदमी क्रिमिनल नहीं है, हर उस आदमी, हर जनता के सेवक का, हर जनता के आदमी का पार्टी में स्वागत है। हम तो स्वागत के लिए तैयार है जिसने भी आना है। और मैं तो कहता हूं कि माननीय विधायक जी के पास अब प्रायश्चित का समय है, ये कि जो अपनी पीड़ा है जो उन्होंने जनता के सामने रखी है, ऐसे दल और ऐसे सरकार में बने रहने की जरूरत नहीं है उनको। अगर वो उनकी भी नहीं सुन रही है तो फिर किसकी सुनवाई होगी। चलिए अब खबर काशीपुर से है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के कदम रखते ही आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी का बढ़ते काफिले को देखकर विरोधी पार्टियों में खलबली देखी जा रही है। युवा पीढ़ी के साथ साथ बुजुर्ग पीढ़ी भी आम आदमी पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की पूरी मंशा बना ली है और लगातार आम आदमी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। कुनबा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और दिल्ली मॉडल दिखाकर लोगों को आम आदमी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। बिजली, पानी, शिक्षा जैसे मुद्दों को चुनावी हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है और इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्ग तक आम आदमी पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जब बुजुर्ग महिला से आम आदमी पार्टी में शामिल होने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी को सत्ता में देखा है। अब सभी पार्टियां झूठ के पुलिंदे बांधकर चुनाव लड़ती हैं। पार्टियां लोगों को परेशानी के सिवा कुछ और नहीं देती। आम आदमी पार्टी से बच्चों के भविष्य की उम्मीद है, उसी उम्मीद से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इसमें ना उम्र का कोई फर्क है, ना जात, ना पात, ना कोई चीज। सिर्फ एक ही चीज है कि आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति से खुश होकर हर आयु वर्ग का, हर धर्म का आदमी इसमें शामिल हो रहा है। देखिए जनता है, लोग जो है समय समय पर अन्य दलों से जुड़ते रहते हैं और उससे पहले यहाँ पर जो है कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। आज आम आदमी पार्टी ने जब से चुनाव लड़ने की घोषणा की है उत्तराखंड में, तो बहुत सारे दलों से लोग जो है लगातार आ रहे हैं और बहुत सारे संपर्क में, जो समय आने के साथ साथ और लोग भी शामिल हो। आम आदमी पार्टी से उम्मीद है कि ये पार्टी अच्छी है और इससे हमें, हमारे बच्चों को, उनका भविष्य अच्छा रहेगा, उज्जवल रहेगा उनका भविष्य। हमने सभी पार्टी आज तक ज्वाइन देखी है और कोई कुछ उनको ये तो बता देता है ये करेंगे वो करेंगे, करा तो किसी ने कुछ नहीं।
उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने मसूरी के एक होटल में प्रेस वार्ता करते हुए पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के जरिए झंटी पानी अपने निवास स्थान के पास की जमीन पर वन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए नगर पालिका कार्यालय से निकले मलबे को डलवाया गया है। वहीं मलबे की जांच की बात आने के बाद देर रात को जेसीबी के माध्यम से मलबे को पाटा गया। वहीं नाले को भी मलबे से ढकने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के जरिए देर रात उनके घर के पास सम्मति पर हो रहे अवैध कार्य की सूचना मिलने पर एकाएक जेसीबी और लेबर को हटाया गया, जिससे साफ है कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के जरिए अनाधिकृत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष के जरिए सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता का प्रतिनिधि जनता के लिए होता है, लेकिन अनुज गुप्ता के जरिए अपने 2 साल के कार्यकाल में कई बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दे दिया गया है, जिसका जवाब जनता उनको देगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा राजनीतिक धर्म बनता है कि हम हर भ्रष्टाचार को उजागर करें, और आम आदमी पार्टी वैसे भी ईमानदार राजनीति करती है। जो यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष हैं अनुज गुप्ता जी, और जो नगर पालिका है आज यहाँ पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। आप देख रहे हैं कि नगर पालिका का मलबा उठाया जाता है, नगर पालिका अध्यक्ष के घर के बगल में सरकारी नाला है उसको पाटने की कोशिश की जाती है, और देर रात में वहाँ जेसीबी ताबड़तोड़ चलती हैं, और जब हल्ला गुल्ला किया जाता है तो जेसीबी गायब हो जाती हैं। ये काम दिन में क्यों नहीं किया जा रहा है? और अब खबर मसूरी से है। स्वच्छता पर अब हर रविवार शहर में मेगा इवेंट आयोजित किया जाएगा। अवकाश के दिन भी इसकी जागरूकता और आयोजन पर नगर पालिका मसूरी के अधिकारियों, कर्मचारियों और कीन संस्था के जरिए मसूरी के गांधी चौक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर संडे की थीम अलग अलग होगी। इसमें युवाओं, विद्यार्थियों समेत आमजन की दिलचस्पी बढ़ाते हुए उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। यह कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन की ओर से 3 महीने के लिए तैयार विशेष कार्यक्रम स्वच्छता संकल्प देश का हर रविवार विशेष का के तहत किया जा रहा है। मसूरी के अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने बताया है कि भारत सरकार और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से इससे संबंधित शासनादेश निकायों को भेजे गए हैं। इसमें फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने तक ये कार्यक्रम निरंतर आयोजित करना है। इसमें कर्मचारियों की टीम हरा, नीला और काला डस्टबिन लेकर शहर वासियों के बीच जाएगी। उन्हें सूखा, गीला कूड़ा के अलावा ई वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट अलग करने के बारे में जागरूक करेगी, जानकारी दी जाएगी। इसमें नगर पालिका प्रशासन विद्यार्थियों को शामिल करेगी। ऐसे ही स्लोगन राइटिंग प्रतिस्पर्धा होगी और बेस्ट स्लोगन चुनकर अवार्ड दिए जाएंगे। हमारी ये जो प्रोग्राम है, इनके जो डायरेक्शंस हैं वो यहाँ सेंटर से आए हैं, और इसमें ये है कि हम फरवरी से लेकर के और अप्रैल तक एक हर रविवार को एक थीम बेस्ड अप्रोच के साथ कैसे स्वच्छता को हम आगे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को रोक इन कर सकते हैं, ताकि जो हमारी थीम है कि भारत एक स्वच्छ देश बने, उसको हम रियलाइज कर सकें मिनिमम टाइम में। और इससे इम्पोर्टेंट ये है कि केवल स्वच्छता इज़ नॉट अ डेस्टिनी, इट्स अ जर्नी, और इस जर्नी में बिना लोगों के कोऑपरेशन के, एक्टिव कोऑपरेशन के और कोलैबोरेशन के ये पॉसिबल नहीं है। प्रदेश सरकार की ओर से 6वीं से 12वीं तक के विद्यालयों का संचालन विधिवत रूप से शुरू हो गया है। वहीं पौड़ी के कोठार में नए केंद्रीय विद्यालय का संचालन भी शुरू हो गया है, लेकिन इस मोटर मार्ग पर जगह जगह गड्ढे होने और सड़क उखड़ने से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता और कोट ब्लॉक के पूर्व प्रमुख नवल किशोर ने बताया कि करीब 4 महीने पहले इस सड़क का डामरीकरण करवाया गया था, लेकिन आज हालत पहले की तरह हो गए हैं। जगह जगह सड़क खराब हो गई है और सड़क की सारा निर्माण सामग्री दिखने लगी है। वहीं पौड़ी के निवासी राजीव खत्री ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से शुरुआती समय में ही विरोध शुरू कर दिया गया था और कि सड़क पर ठेकेदार की ओर से गुणवत्ता के साथ कार्य नहीं किया जा रहा है। वहीं छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए लोक निर्माण विभाग को इस सड़क का सुधारीकरण करवाना चाहिए। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए आप www.hindikhabar.com पर विजिट भी कर सकते हैं। नमस्कार।